गुड मॉर्निंग। अपना टॉपिक है आज सांप्रदायिकता को दूर करने के सुझाव। अपन ने कल पढ़ा था कि सांप्रदायिकता के कौन कौन से दुष्परिणाम हैं। अपन ने कल पढ़ा। आज अपना जो मुख्य बात है वो है कि सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए कौन कौन से सुझाव दिए जाए। इसके लिए सांप्रदायिकता एक राष्ट्र के लिए अभिशाप है। अपन जानते हैं कि सांप्रदायिकता मानवता के प्रति गंभीर अभिशाप है। ये देश की प्रगति में किसी भी क्षेत्र में हो, औद्योगिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, शैक्षिक क्षेत्र में हो, रक्षा के क्षेत्र में हो, ये बाधक सिद्ध होती है। तो सांप्रदायिकता को दूर करना चाहिए। ये मानवता के लिए ही अभिशाप है। इसके ऊपर कौन कौन से सुझाव दे सकते हैं। पहला, सरकार कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए जिससे सांप्रदायिकता को प्रोत्साहन मिले। पहला सुझाव क्या है कि सरकार को कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए या कोई भी ऐसी नीति नहीं अपनानी चाहिए जिससे सांप्रदायिकता की भावनाओं को बल मिले या प्रोत्साहन मिले। सरकार केवल आदर्शात्मक रूप से ही सांप्रदायिकता नष्ट करने की बात करती है, परंतु व्यवहारिक रूप में नहीं होता। तो सरकार को सांप्रदायिकता को नष्ट करने के लिए व्यवहारिक नीति अपनानी चाहिए जिससे इस दुष्पाप से बचा जा सके। यानी समानता के संबंध में पूर्णतया धरातल की बात की जानी चाहिए। ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे वास्तव में सांप्रदायिकता का हास यानी बीमारी मिटे। दूसरा सुझाव दे सकते हैं, शिक्षा एक ऐसा तंत्र है। दूसरा, शिक्षा मूल रूप से देखें तो मानव और पशु में जो अंतर होता है वो उसके मस्तिष्क और शिक्षा के कारण ही होता है। शिक्षा एक वो अस्त्र है जिसकी सहायता से सांप्रदायिकता को मिटाया जा सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम में नैतिक शिक्षा पर अधिक से अधिक बल दिया जाना चाहिए जिससे देश के नागरिक नैतिक रूप से उत्तम बने और वो कोई भी गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल ना हो। शिक्षित व्यक्ति कानून की पालना करना जानता है। वो जानता है कि कानून क्या कहता है। अशिक्षित व्यक्ति कानून से अपरिचित रहता है। उसको किसी अवांछनीय गतिविधियों में भी बरगलाकर उसे धकेला जा सकता है। तो जीवन मूल्यों की शिक्षा देनी चाहिए जिससे देशभक्ति की भावना, राष्ट्रीय भावना उसके अंदर पल्लवित हो और वो राष्ट्र के प्रति समर्पण की भावना से काम करे। तो शिक्षा में ऐसे मूल्यों को शामिल किया जाना चाहिए जो व्यक्ति में ऐसे मूल्यों का आविर्भाव करे जो उन्हें राष्ट्र के प्रति
समर्पण के लिए प्रेरित करे। तो शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो विभिन्न धर्मों का सार है, उन सार को, जैसे मानवता की सेवा करना, सभी धर्मों में कही गई है ये बात, ऐसी बातों को शामिल किया जाना चाहिए और नैतिक चरित्र की को उत्तम बनाने के लिए नैतिक शिक्षा का प्रावधान किया जाना चाहिए। तीसरा अपन कर सकते हैं, जैसे धर्म के आधार पर सरकार किसी संप्रदाय विशेष को कोई सुविधाएं प्रदान करती है, तो दूसरे संप्रदाय के लोगों में या दूसरे धर्म को मानने वाले लोगों में इस बात से कुंठा जन्म लेती है और वो उनका सोच दूसरी प्रकार का होता है। तो सरकार को किसी धर्म विशेष के नाम पर किसी विशेष संप्रदाय को कोई विशेष रियायत नहीं देनी चाहिए, जिससे अन्य वर्गों में द्वेष ना फैले। जाति व धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है सरकार द्वारा, तो उससे सांप्रदायिकता की भावना को बल मिलता है। ऐसा सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए। चौथा है, अल्पसंख्यकों के मन में सुरक्षा का भाव पैदा किया जाना चाहिए। अल्पसंख्यक किसी राष्ट्र के अंदर, कोई भी राष्ट्र, उसमें अल्पसंख्यक है, उनमें सुरक्षा की भावना का अभाव होता है। उनके मन में अचेतन मस्तिष्क में एक भय बैठा होता है कि जो बहुसंख्यक है वो उनके ऊपर अत्याचार कर देंगे, तो जिसके कारण सांप्रदायिकता की भावना बढ़ती है। तो ऐसी नीति अपनाई जानी चाहिए जिससे जो अल्पसंख्यक समुदाय है उनमें सुरक्षा की भावना पनपे और वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं करें। जब अपने आप को पूर्णतया सुरक्षित महसूस करेंगे तो सांप्रदायिकता की भावना को बल नहीं मिलेगा। पांचवा है चुनावी राजनीति। चुनावी प्रजातंत्र के अंदर जनप्रतिनिधि मत के द्वारा चुने जाते हैं। जो चुनावी राजनीति है उसमें हमें संशोधन करना होगा। विभिन्न राजनीतिक दल उन्हीं व्यक्तियों को अपने दल से प्रत्याशी बनाते हैं कि जिन क्षेत्रों में उनकी जाति विशेष, धर्म विशेष के मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा हो और वो उनमें वो उन्माद पैदा करके अपनी तरफ मतों का ध्रुवीकरण करते हैं और वो इस तरह के भाषण देते हैं जिससे दूसरे धर्मों के प्रति कटुता पैदा होती है। तो ऐसे व्यक्तियों को चुनावी समर में नहीं उतारा जाना चाहिए। और जो व्यक्ति चुनावी राजनीति के अंदर धर्म और संप्रदाय का सहारा लेता है उसे चुनाव लड़ने के अयोग्य घोषित कर देना चाहिए।
कि ये व्यक्ति उसे दंडित किया जाना चाहिए और चुनावी प्रक्रिया से उसे हटा देना चाहिए। किसी दल को प्रत्यक्ष या कोई भी दल उसमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने चुनाव प्रचार में धर्म का सहारा लेने से रोका जाना चाहिए। चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से लेता है उसका सहारा, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से लेता है, उसे उसका सहारा लेने से रोका जाना चाहिए। सातवां सांप्रदायिकता को दूर करने का के लिए आप क्या सुझाव दे सकते हैं? समय समय पर सांप्रदायिकता के आधार चुनावों में भी अपने प्रत्येक दल के अंदर वो अपने अपने प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं। तो धर्म के आधार पर, सांप्रदायिकता के आधार पर जो प्रतिनिधित्व की मांग करते हैं, चाहे किसी भी क्षेत्र में करो, उसे दृढ़तापूर्वक ठुकरा देना चाहिए, जिससे सांप्रदायिकता की भावना पोषित नहीं होगी। और आठवां है शिक्षा को उदार बनाना चाहिए। शिक्षा को उदार बनाना चाहिए। क्यों? शिक्षित व्यक्ति ये पहचान करने में सक्षम होता है कि सही क्या है और अनुचित क्या है। इसमें शिक्षित व्यक्ति शीघ्रता से फैसला ले लेता है और वो अनुचित कार्यों से बच जाता है। तो शिक्षा को ऐसा उदार बनाना चाहिए और मीडिया द्वारा ऐसे कार्यक्रम, मीडिया है उसके द्वारा भी ऐसे कार्यक्रम चलाए जाने चाहिए जिससे सहिष्णुता की भावना, विभिन्न धर्मों में सामंजस्य की भावना पैदा हो। ऐसे कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा चलाए जाने चाहिए। जैसे अकबर महान ने, मुगल सम्राट अकबर महान ने दीन ए इलाही धर्म चलाया था। उसका कहना था कि सभी धर्मों का सार एक ही है। तो ऐसे जो सहिष्णुता के कार्यक्रम हैं उनको ज्यादा से ज्यादा चलाया जाना चाहिए। और जो सांप्रदायिकता की भावना होती है वो अशिक्षित व्यक्तियों में ही अधिक पाई जाती है। धर्म के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है। तो कोई भी ऐसा दल जिसका आधार जिसके गठन का आधार धर्म हो, उसको मान्यता नहीं देनी चाहिए और उसके ऊपर कठोर प्रतिबंध लगा देने चाहिए। इस तरह से अपन सांप्रदायिकता को ये दूर करने के अपन सुझाव दे सकते हैं, जिससे सांप्रदायिकता की भावना का विनाश हो और राष्ट्र सर्वमुखी विकास करे। अपन ने इसके दुष्परिणाम देखे थे कि सांप्रदायिकता के कितने दुष्परिणाम हैं। ये मानवता के लिए भी कलंक है। इससे आर्थिक, सामाजिक कितनी हानि होती है, कितनी राष्ट्रीय संपत्ति को आग की भेंट चढ़ा दिया जाता है। तो इस तरह से अपन ये सुझाव देकर सांप्रदायिकता की भावना को कम कर सकते। अब है सत्सर कमेटी प्रतिवेदन 2000। एक सांप्रदायिकता को दूर करने के लिए, सुधार मांगने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया 2006 में। वो थी सत्सर कमेटी।
सत्सर 2006, यानी भारतीय मुसलमानों की स्थिति को सुधारने के लिए एक कमेटी का अध्ययन किया गया, जिसका अध्यक्ष थे राजेंद्र सिंह सच्चा। राजेंद्र सिंह सच्चा उसके अध्यक्ष थे। उन्होंने एक सुझाव दिया। राजेंद्र सिंह ने एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश, एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश थे, राजेंद्र सिंह सच्चा। इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया कि जो भारतीय मुसलमानों में शिक्षा का प्रचार कम है, उनका शैक्षिक उन्नयन करने के लिए और आर्थिक उन्नयन करने के लिए, सुधार देने के लिए ये कमेटी का गठन किया गया। तो राजेंद्र सिंह सच्चा कमेटी ने अपने निर्णय में कहा कि कुछ लोगों ने राजनीति के इसने 15 राजेंद्र सिंह सच्चा कमेटी ने 15 सूत्री कार्यक्रम दिया कि इन 15 सूत्री कार्यक्रमों को अपनाकर जो मुसलमान शैक्षिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, उनका उन्नयन किया जा सकता है और सांप्रदायिकता की भावना छीड़ हो सकती है। इसलिए इस कमेटी के सुझावों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने माना कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग कोटे में से 4.5% अल्पसंख्यकों को देने का निर्णय लिया और आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने फिर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। वहां जो 4.5% आरक्षण इनको दिया गया था, देने उनके उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने दिया था, उनको सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। क्यों खारिज कर दिया? क्योंकि धर्म के आधार पर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता और धर्म के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का कहना था, सर्वोच्च न्यायालय का कहना था कि धर्म के आधार पर यदि अपन आरक्षण देने लगे, ये एक बड़ी गंभीर विडंबना होगी और ये हमारे संविधान के विपरीत है। अब है अपना पाठ पूरा हो गया। अब इस पाठ के प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है। जाति भारत में, पहला प्रश्न क्या है? जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है, ये किसने कहा? ये जो सर्वोदयी नेता थे जयप्रकाश नारायण, जो जनता पार्टी के संस्थापक भी थे, उन्होंने कहा था कि जाति भारत में एक महत्वपूर्ण दल है। ये किसने कहा? ये कहा जयप्रकाश नारायण। दूसरा है, निम्न में
प्रभावित करती है, सही। प्रजातंत्र के अंदर जाति निर्णय प्रक्रिया को प्रभावित करती है, सही है। दूसरा, राजनीतिक दल जातिगत आधार पर उम्मीदवार खड़े नहीं करते हैं, ये असत्य है। राजनीतिक दल तो जातिगत आधार पर ही उम्मीदवार खड़े करते हैं। तीसरा, राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव अधिक, ये बात भी सही है कि राज्यों की राजनीति में जाति का प्रभाव अधिक है, सत्य है। मतदाता सामान्यतया जातिगत आधार पर मतदान करते हैं। हमारे प्रजातंत्र में अधिकांश मतदाता जाति के आधार पर ही अपने मत का उपयोग करते हैं, ये कथन सत्य है। तीसरा है, निम्न में से कौन से राज्य की राजनीति में जाति का प्रभाव ज्यादा है? देखो, बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। बिहार, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश, इनमें जाति का प्रभाव अधिक है। यानी राजनीति में जाति का प्रभाव इन तीनों राज्यों में सबसे ज्यादा है। चौथा है, भारत विभाजन का प्रमुख कारण क्या था? मोहम्मद अली जिन्ना ने द्विराष्ट्र की मांग क्यों रखी? संप्रदाय के आधार। तो भारत के विभाजन का मुख्य आधार क्या था? सांप्रदायिकता। मुस्लिम लीग ने ये द्विराष्ट्र की मांग की कि इस्लाम को मानने वालों के लिए, यानी मुसलमानों को अलग राष्ट्र बना होना चाहिए, और उसी आधार पर इसका विभाजन हुआ।